नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में अब रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी हुई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। सीएम ने महोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मंच से सीएम ने मुनस्यारी महोत्सव समिति को 8 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच के लिए जन दबाव बढ़ने के साथ ही अब पुलिस प्रशासन मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। पुलिस की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही गई है और इसके साथ ही इस पूरे हत्याकांड में एसआईटी की तरफ से जो जांच हुई है उस जांच की फाइनल चार्जशीट भी अगले 4 दिन के भीतर कोर्ट में सबमिट की जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। भंडारी हत्याकांड में पुलिस की तरफ से जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की बात कही जा रही है। पुलिस की तरफ से जो मुख्य आरोपी हैं उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डालने की बात कही गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर साहब बी मुरुगेशन की तरफ से कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, उसके खिलाफ नार्को टेस्ट किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा कोर्ट में अर्जी डालने का काम एसआईटी की तरफ से किया जाएगा। पुलिस विभाग ने साफ तौर पर दावा किया है कि अगले हफ्ता 10 दिन के भीतर जो फाइनल चार्जशीट है एसआईटी की तरफ से, जो अभी तक जो जांचें हुई है उसमें फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी हत्याकांड को सुलझा लिया जाए और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को सख्त सजा मिल सके। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जन दबाव सरकार पर बढ़ रहा है, ऐसा इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग लगातार पब्लिक कर रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब भारी जन दबाव को देखते हुए पुलिस भी अपना काम जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। जबकि पिछले 3 माह के भीतर ये कह सकते हैं कि जिस साल से एसआईटी ने चली है, ऐसे में ना तो अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो पाई है, ना ही ठोस सबूत एसआईटी अभी तक जुटा पाई है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्म स्वतंत्रता कानून संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक सदन के पास किया है और अब बीजेपी ने इसे सरकार की उपलब्धि के रूप में जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी पदाधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता अपने प्रवास कार्यक्रमों के दौरान सरकार की इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जनता जागरूक हो सके और उन्हें पता चल सके कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किए हैं। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश पदाधिकारी इसी महीने अपने अपने मंडलों, जिलों और ब्लॉकों में प्रवास कार्यक्रम करेंगे और इन्हीं प्रवास कार्यक्रमों के दौरान सरकार की इस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। प्रदेश के पदाधिकारी को, हमारे प्रदेश के जो प्रवक्ता है, हमने उन सबको जिले में भेजने का निश्चय किया कि विषय समाज के बीच में जाए और समाज से जुड़े हुए विषय भी हम तक पहुँचे। इसलिए दोनों विषयों को लेकर हमने अपने कार्यक्रम में, अभी चाहे महिला क्षेत्रीय आरक्षण का विषय हो, चाहे धार्मिक विधेयक का आरक्षण विषय हो, इन दोनों विषयों को हमारे कार्यकर्ता जन जागरण की दृष्टिकोण से भी समाज के बीच में जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन और इसके साथ ही सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दरअसल जिला प्रशासन की तरफ से सीएम आवास और राजभवन के बाहर धारा 144 भी लगा दी गई है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तहत राजभवन से सीएम आवास की तरफ जाने वाले हर वाहन को चेक कर व्यक्ति से पूछताछ किया जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले राजभवन के बाहर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी, जिसके चलते अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का काम किया गया है। राजभवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। कैंट रोड स्थित राजभवन और सीएम आवास दोनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मौजूद है राजभवन के बाहर। इस समय राजभवन के बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का घेरा यहाँ पर एक और बड़ा कर दिया गया है। यानी जो पहले सुरक्षा गेट से शुरू हुआ करती थी, अब बाहर पूरी रोड पर ये सुरक्षा है, क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है और सुरक्षा के जो मानक हैं उन मानकों में वृद्धि करने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी जो व्यक्ति इधर से गुजरेगा, अगर कोई वाहन से आ रहा है तो उस वाहन की भी चेकिंग होगी, व्यक्तियों से भी बातचीत यहाँ पर होगी। और आप देख सकते हैं
सीधे तौर पर सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, उस चीज़ों की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। व्यवस्था में किसी भी प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा की कोई चूक ना रहे, उन सब चीज़ों को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर काम किया जा रहा है। खुद राजभवन में उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। जहाँ प्रशासन की तरफ से राजभवन और सीएम आवास दोनों के बाहर कुछ दूरी तक धारा 144 लगा दी गई है, यानी 3 व्यक्तियों से ज़्यादा कोई व्यक्ति यहाँ पर जमा नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि खुद राजभवन से इस समय पुलिस की जो गाड़ियाँ निकल रही है वो सब उन सुरक्षाओं को बाबत यहाँ पर ब्रीफिंग देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना रहे। क्योंकि 2 दिन पहले जो घटनाक्रम यहाँ पर घटा था, ऋषिकेश से आंदोलनकारी यहाँ पर पहुँचे थे, पुलिस की उन आंदोलनकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी, क्योंकि वो बिना अनुमति के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम उनकी तरफ से किया जाता, लेकिन उसकी अनुमति नहीं थी। इस वजह से पुलिस की तरफ से उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने का काम भी किया गया था। उस गिरफ्तारी के दौरान इन ओवैसी कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन की काफ़ी तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर हुई थी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इस सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना रहे, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का काम कर दिया गया है। और कोशिश यही है कि जितने संवैधानिक जो पद हैं, जो आवास यहाँ पर है, जो सुरक्षा के अति संवेदनशील कहे जा सकते हैं, वहाँ पर सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का काम यहाँ पर किया गया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस रूप में यहाँ की सुरक्षा को व्यवस्था को और आगे कड़ा करता है, कैसे लोगों को यहाँ पर राहत मिल पाती है। कैमरामैन हसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने का लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बनाकर देने को कहा है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने 1000 गांवों में बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित कर भी लिया है। सरकार चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाए। धामी सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार के साथ साथ सस्ती बिजली भी लोगों को मिल सकेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा सचिव को यह निर्देशित किया है कि 1000 गांवों में सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लाने के लिए उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करें। के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गांव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बिजली जो हम बाहर से खरीद के उगते हैं, उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। दूसरा, उससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा, और साथ ही अन्य कई उद्योग धंधों में भी इस काम को लाभ मिलने वाला है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा की जो योजना, जो 1000 गाँव को जो डेवलप करने की बात हमारी सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विकास में बहुत नींव का पत्थर साबित होने वाला। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के 23 किसानों का एक दल कृषि और बागवानी के प्रशिक्षण के लिए हिमाचल दौरे पर रवाना किया है, जहां पर ये किसान अगले 3 दिन तक सेब और बागवानी का प्रशिक्षण लेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बता दें कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने आज कृषि बागवानी से रिलेटेड कृषकों का एक 3 दिवसीय टूर किसानों का हिमाचल के लिए भेजा। हाँ सर, बातचीत करने। सर, आज किसानों के लिए बड़ा अचीवमेंट है, आपने उनका एक जो दर था जो ट्रेनिंग लेने के लिए हिमाचल गया, क्या कुछ रहेगा? देखिए, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमने संकल्प लिया है कि हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। इसी क्रम में एप्पल में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, और जो हमारा लगा हुआ राज्य हिमाचल 22 लाख टन सेब पैदा करता है, उसकी भौगोलिक स्थिति लगभग हमारे जैसी है, और हम हर माह 65,000 टन पैदा कर रहे हैं। तो उस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए, उस तकनीक को सीखने के लिए आज हमने 30 किसानों को वाइस प्रमाण सिटी हिमाचल भेजा है, और जो 3 दिन के अंदर ये वहाँ सीख कर आएंगे, मुझसे आकर यहाँ पर लोगों को ट्रेन करेंगे। और जो हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, एप्पल की हम अपने प्रोडक्शन को दोगुना करेंगे। कुछ लक्ष्य निर्धारित करा है कि हिमाचल या कश्मीर के जो सेब होता था उसके अलावा मैंने कहा ना, आज जो हाई डेंसिटी का जो प्लांट आ रहा है, जो हाइब्रिड एप्पल आ रहा है, वो एक तो जल्दी फल दे रहा है और उसकी क्वांटिटी भी है, तो हम तकनीक को अपनाएंगे। तो इसी का अध्ययन करने के लिए इनको भेजा है। वो जो हमारी किसानों की आय दुगनी करने में जहाँ सार्थक होगा,
वहीं हमारा प्रोडक्शन भी दोगुना होगा। बिल्कुल। ये थे कृषि मंत्री गिरीश जोशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के लिए उत्तम तकनीक के साथ काम किया जाएगा और किसानों का जो दल हिमाचल भेजा गया इसके रिजल्ट भी बेहतर होंगे, किसानों को लाभ मिलता हुआ भी नजर आएगा। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। राज्य में लगातार बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता वाहवाही लूटने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को दोबारा से सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी में वाहवाही को लेकर किस तरीके की जंग छिड़ी हुई है। जो लोग ऑलरेडी भाजपा के सदस्य हैं वो फिर ज्वाइन कर रहे हैं इनकी पार्टी को। ये केवल माहौल बनाने के लिए है। आज ही हल्द्वानी में देखिए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कितने लोग आपको देखेंगे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा पुरोला में तैयारी चल रही है, बहुत से लोग उत्तरकाशी में पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रुद्रप्रयाग में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रहा, लेकिन हम भाजपा की तरह आडंबर नहीं करते, दिखावा नहीं करते। ये काम हमारा नहीं है। ये जिसकी आस्था वो हमारे पास आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर हिमाचल चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वापस देहरादून लौटे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि दोनों ही राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैन फॉलोइंग देखने को मिली है, जिसमें वहां की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनना चाहती है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह से हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए बेताब दिख रही थी, उसी तर्ज पर दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसभाओं में अपार जनसमूह देखने को मिला। पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व जहाँ जहाँ पर जो है विधानसभा में मिला, निश्चित तौर पर हिमाचल में भी शिमला ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मुख्यमंत्री जी थे 5000 जो है वहाँ पहाड़ का वोटर था और उनकी बहुत डिमांड थी कि पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ आएँ। केवल पहाड़ का वोटर ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी की छवि एक युवा नेतृत्व के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर उभरी है और विभिन्न प्रदेशों में उनकी डिमांड है, मांग है। दिल्ली एमसीडी में भी विभिन्न वार्डों से पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड थी। प्रत्याशी बोल रहे थे कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मेरे प्रचार में आएँ। इसी निमित्त संगठन ने जितना हो सका उनके कार्यक्रम लगाए। पूरी हर जगह हम कार्यक्रम नहीं दे पाए जितनी उनकी डिमांड थी, लेकिन जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम लगाए निश्चित तौर पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर विधानसभा में सिडकुल की स्थापना के लिए विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हैं। विभागीय सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि सिडकुल के जल्द स्थापना के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं जमीन की चकबंदी का काम अंतिम चरण में है। विभागीय सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा है कि विधायक भी लगातार इसका फीडबैक ले रहे हैं। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में विधायक उमेश कुमार ने सिडकुल से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी भी ली है और इसके साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा भी 2-3 बार इस संबंध में मेरे साथ बैठक की गई है और मैंने सिडकुल के अधिकारियों के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। इसमें क्योंकि ज़मीन जो है वो 3-4 टुकड़ों में थी अलग अलग, उसको इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। उसमें चकबंदी विभाग का कुछ रोल था और कुछ ज़मीन एक्सचेंज करनी थी 161 में, धारा 161 जो होती है उसके तहत उसमें एक्सचेंज करना था, जिससे कि एक लैंड पार्सल हो जाए और उसकी कनेक्टिविटी बना के फिर हम लोग उसको डेवलप कर लें। तो उसमें लगभग सारी कार्रवाई हो चुकी है। लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ। वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ नोटिस, कुछ आपत्तियाँ भी थी, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है। 161 वाला सरकार की तरफ से भी चला गया है, वो आपत्तियाँ दूर होनी है। लेकिन अब हमें लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद चकबंदी की 4 बैठक हुई हैं। इन बैठकों के बाद अधिकारियों के साथ सचिवालय में सिडकुल के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें रोहित जी रहे एमडी सिडकुल जो हैं, और पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे सचिव उद्योग हैं, वो भी रहे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर के नगर निगम सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। बता दें कि नगर निगम में हॉस्पिटल द्वारा पर्यावरण मित्रों के लिए यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के हर स्थान को संवारने का काम किया जा रहा है।
बन गया है। पूरे विश्व के लिए हम अनुकरणीय हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी स्टेप ले रहे हैं, आज पूरा विश्व उसको अपने वहाँ एडॉप्ट कर रहा है। कई देश, देखिए सफाई अभियान है हमारा, उस समय कहा था उन्होंने कि लाल किले से शौचालय बनाएंगे। कई लोग थीसिस लिखने लगे उस पर कि आखिर क्या है, और प्रधानमंत्री जी स्वयं आम जनता के बीच में जाके अपनी बातें बताते हैं। आज आत्मनिर्भरता में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारी MSME यहीं अब कई चीज़ें बनाने लग गई हैं जो बाहर को भेज रही हैं। देहरादून में आज जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया और उनकी अध्यक्षता में आज ऋषि पर्णा सभागार में जन सुनवाई का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुल 116 शिकायतें मिली हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेकर अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। 116 के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा, सारे अधिकारी यहीं उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम SDMs को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारण। विक्रम यूनियन डोईवाला ने तमाम यूनियन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर डोईवाला चौक पर प्रशासन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विक्रम ऑटो चालकों ने सरकार का पुतला दहन किया। विक्रम और ऑटो चालकों ने 10 साल पुराने डीजल विक्रम और ऑटो हटाए जाने का विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं डोईवाला विक्रम यूनियन ने भी सरकार का पुतला दहन करते हुए गरीबों के पेट में लात मारने की बात कही। हमारी डिमांड ये है कि जो हमें टेम्पो के परमिट दिए जाते हैं वो 15 साल के लिए दिए जाते हैं। अब सरकार उसे 10 साल में ही ख़त्म करने का निर्णय ले रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2022 तक सब 2022 तक 10 साल पुराने माल ख़त्म किए जा रहे हैं। उसके पश्चात 2023 में दिसंबर के 31 दिसंबर तक जो भी हमारे वाहन है 18 मॉडल है, 20 मॉडल, 22 मॉडल, 23 मॉडल, वो सबको ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए हम धामी सरकार के उसमें कहना चाहते हैं कि हमें समय दिया जाए। आज पूरे प्रदेश में जितने हमारे टेम्पो यूनियन, विक्रम यूनियन के साथी हैं, आज प्रदेश का जो हमारे नेतृत्व है यूनियनों का, उनका आह्वान पर आज सब जगह पुतला देने का कार्यक्रम किया। इसी संबंध में आज डोईवाला के हमारे सभी साथी लोग, चालक और मालिक एसोसिएशन के सभी सदस्य, ट्रक यूनियन के सदस्य आज इकट्ठे होकर आज डोईवाला चौक पहुँचे। और सबकी एक ही मांग है कि आप धामी सरकार, आपने जो STA जो राज्य परिवहन प्राधिकरण बना हुआ है, जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, तब कोई निर्णय होता है। लेकिन यहाँ मनमानी करते हुए सरकार ने सिर्फ एक तरफा निर्णय लिया है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।